नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कानूनी फैसले पर गहराई से बात करने वाले हैं। यह है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, जिसने आईपीसी की धारा 497 यानी अडल्ट्री या व्यभिचार के कानून को आप कह सकते हैं इतिहास बना दिया। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों किया। मतलब 150 साल से ज्यादा पुराना कानून, उसे असंवैधानिक क्यों माना? क्या वजह दी कोर्ट ने? चलिए इसी की तह तक जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये फैसला सिर्फ एक सेक्शन हटाने भर का नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरा है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, इन सब संवैधानिक मूल्यों की बात करता है। हमें देखना होगा कि कोर्ट ने कैसे इसे अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना, ये समझना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये धारा 497 थी क्या आखिर? हाँ, देखिए, संक्षेप में ये कानून कहता था कि अगर कोई पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ यौन संबंध बनाता है और इसमें उस महिला के पति की सहमति या मिलीभगत नहीं है, तो सिर्फ वो पुरुष व्यभिचार का अपराधी होगा, उसे सजा मिल सकती थी। अच्छा, सिर्फ पुरुष, महिला नहीं? जी हाँ, यही तो इसकी सबसे अजीब बात थी। पहली बात, महिला को कोई सजा नहीं, उसे अपराधी नहीं माना जाता था, यहाँ तक कि उकसाने वाली या अबेटर भी नहीं। कमाल है। और दूसरी बात, शिकायत कौन कर सकता था? सिर्फ उस महिला का पति। मतलब जिस पुरुष पर आरोप लगा है, उसकी पत्नी अपने पति पर या उस दूसरी महिला पर केस नहीं कर सकती थी। ये तो काफी एक तरफा लगता है। बिल्कुल। और तीसरी, शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, अगर पति की सहमति हो, कंसेंट हो या उसकी मिलीभगत, कनाइवेंस हो, तो फिर कोई अपराधी नहीं बनता था। क्या मतलब पति की सहमति से सब ठीक? ये तो ऐसा लगता है जैसे महिला पति की संपत्ति हो। शायद इसी पर कोर्ट ने सबसे ज्यादा आपत्ति जताई। एग्जैक्टली। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। कोर्ट ने इसी को अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन माना। कहा कि ये साफ तौर पर मनमाना है, मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी। ये कानून महिला को पुरुष के अधीन रख रहा था, जैसे उसकी अपनी कोई पहचान, कोई एजेंसी, मतलब अपने फैसले लेने की क्षमता ही ना हो। हाँ, वो पति की सहमति वाली बात तो यही दिखाती है। जी, पति की सहमति से अपराध का खत्म हो जाना। ये साफ दिखाता है कि कानून महिला को एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी समझ रहा था। कोर्ट ने कहा ये वर्गीकरण अतार्किक है, इरैशनल है। और अनुच्छेद 15 का क्या, जो लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है? हाँ, वो भी एक बड़ा आधार था। ये कानून तो सीधे सीधे लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा था। पुरुष अपराधी, महिला नहीं, पति शिकायतकर्ता, पत्नी नहीं, एकदम साफ भेदभाव। और कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इसे अनुच्छेद 15(3) के तहत, मतलब महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कहकर नहीं बैठाया जा सकता। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान महिलाओं की रक्षा नहीं कर रहा, ये तो उल्टा उन्हें एक वस्तु की तरह देख रहा है और पितृसत्तात्मक सोच को, मतलब पेट्रियार्कल नोशंस को मजबूत कर रहा है। ये प्रोटेक्टिव नहीं बल्कि पैट्रोनाइजिंग था। समानता और भेदभाव ना करने की बात तो समझ आई, लेकिन अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, उसका क्या कनेक्शन था इससे? देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि ये कानून महिला की गरिमा, उसकी डिग्निटी को गहरी ठेस पहुंचाता है। हर व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष, अपनी यौन स्वायत्तता यानी सेक्सुअल ऑटोनॉमी का अधिकार है, अपनी निजता, प्राइवेसी का अधिकार है। ये सब अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। और ये कानून महिला की इस स्वायत्तता को छीन रहा था। केस, पुत्तास्वामी केस, जो निजता के अधिकार पर लैंडमार्क जजमेंट है, उसका हवाला दिया और जोर दिया कि भाई अपनी मर्जी से संबंध बनाना या ना बनाना ये निजी स्वायत्तता का मामला है, डिग्निटी का मामला है। धारा 497 सीधे सीधे इसका हनन कर रही थी। इस कानून का इतिहास भी तो पुराना है, 1860 का है ये। क्या कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उस समय के हालात शायद अलग थे? जी हाँ, कोर्ट ने इस ऐतिहासिक पहलू पर भी विचार किया। माना कि 1860 में समाज अलग था, महिलाओं की स्थिति बहुत अलग थी, उन्हें कानूनी अधिकार कम थे, संपत्ति की तरह समझा जाता था। शायद उस वक्त की सोच के हिसाब से कानून बना होगा, लेकिन कोर्ट ने बहुत खूबसूरती से कहा कि अब समाज बदल चुका है और कानून को आज की संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की कसौटी पर खरा उतरना होगा। संवैधानिक नैतिकता मतलब संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं? हाँ, मतलब समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गरिमा, ये सब। और कोर्ट ने परिवर्तनकारी संविधानवाद, ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भी बात की।
जिसका मतलब है कि हमारा संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये समाज को बदलने, उसे बेहतर बनाने, पुरानी दकियानूसी सोच को खत्म करने का एक औजार है। दिलचस्प बात यह बेशायद कि लॉर्ड मैकाले खुद इसे अपराध बनाने के हक में नहीं थे शुरू में। हाँ, ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसका जिक्र आता है। मैकाले ने इसे अपराध बनाने की बजाय शायद सिविल रॉन्ग मानने की बात कही थी। तो फिर कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या था, मतलब निचोड़ क्या निकला इस सब बहस का? एक कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, देखिए, व्यभिचार यानी अडल्ट्री हो सकता है कि नैतिक रूप से गलत हो, सामाजिक रूप से गलत हो, और ये तलाक का एक वैध आधार भी बना रह सकता है जो कि सिविल मामला है। लेकिन इससे राज्य द्वारा एक अपराध मानना और उसके लिए सजा देना, खासकर ऐसे भेदभावपूर्ण कानून के तहत, ये संवैधानिक मूल्यों की पूरी तरह खिलाफ है। ये व्यक्तिगत गरिमा, यौन स्वायत्ता और निजता का उल्लंघन है। इसलिए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया। और वो सीआरपीसी की धारा भी, जिसके तहत सिर्फ पति शिकायत कर सकता था। हाँ, उससे जुड़ी सीआरपीसी की धारा 198(2) को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले, जैसे सौमित्री विष्णु और वी रेवती, जिनमें पहले इस कानून को सही ठहराया गया था, उन्हें भी ओवररूल कर दिया, यानी पलट दिया। तो कुल मिलाकर इस फैसले ने अडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, ये मानते हुए कि ये कानून लैंगिक समानता के खिलाफ था, महिलाओं की गरिमा के खिलाफ था। ये दिखाता है कि कैसे कानून को समय के साथ और संविधान के बदलते मायनों के साथ बदलना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही। ये निर्णय इस बात पर जोर देता है कि जो निजी मामले हैं, वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्ते हैं, उनमें राज्य का क्रिमिनल लॉ के जरिए हस्तक्षेप बहुत सीमित होना चाहिए, खासकर तब जब वो कानून खुद ही भेदभाव पर टिका हो। तो ये एक तरह से व्यक्तिगत आज़ादी और बराबरी के उसूलों की जीत है। सुनने वालों के लिए एक विचार यहाँ छोड़ सकते हैं हम कि जिन चीज़ों को समाज नैतिक रूप से शायद गलत मानता है, क्या उन सभी को अपराध बना देना जरूरी है? राज्य की दखल अंदाजी की सीमा कहाँ होनी चाहिए जब बात निजी रिश्तों और पसंद की हो? इस पर सोचने लायक बात है।